हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज ड्रग पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं और ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर एंड पोटेंट एंटीपायरेटिक है, मतलब फीवर को रिड्यूस करती है। बट बीइंग अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, पैरासीटामोल की जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अब इसके दो रीज़न दिए गए हैं, दो थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है हमारी पेरोक्साइड थ्योरी। पेरोक्साइड थ्योरी क्या बोलती है? पैरासीटामोल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन की साइट पे जो पेरोक्साइड होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जैसे ही पैरासीटामोल हमारी इन्फ्लामेशन की साइट पे आता है वो इनएक्टिव हो जाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है। तो पहली थ्योरी तो थी पेरोक्साइड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी थी हमारी कॉक्स-3 इनहिबिटर थ्योरी। पहले मैं आपको कॉक्स के बारे में बता देता हूँ कि ये कॉक्स है क्या। हमारी बॉडी में एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसको हम कॉक्स भी बोलते हैं। अब जितने भी हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो हमारे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल थे फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन के लिए। अब जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया तो हमारा फीवर ठीक हो जाता है, मतलब एंटीपायरेटिक एक्शन आ जाता है, पेन ठीक हो जाता है, एनाल्जेसिक एक्शन आ जाता है और इन्फ्लामेशन ठीक हो जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आ जाता है। बट पैरासीटामोल ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज जो हमारा पैरासीटामोल होता है वो कॉक्स-1 पे नहीं, कॉक्स-2 पे नहीं, कॉक्स-3 पे एक्ट करता है। तो पैरासीटामोल, जिसको हम कॉमनली पीसीएम भी बोलते हैं, वो कॉक्स-3 एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब कॉक्स-3 एंजाइम में स्पेशलिटी क्या है? कॉक्स-3 एंजाइम हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिर्फ और सिर्फ फीवर और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जैसे ही कॉक्स-3 एंजाइम इनहिबिट होगा ब्रेन का, तो पेन और फीवर तो कंट्रोल हो जाएगा बट इन्फ्लामेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सो ये दो थ्योरीज थी जो बता रही हैं हमें कि पैरासीटामोल की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पुअर क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो पैरासीटामोल क्या करती है? हमारे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है ब्रेन में रिवर्सिबली, जिससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स और हाइपोथैलेमस वो भी कम हो जाएगा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स और हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन कर रहे थे वो भी कम हो जाएगा। अब वो कम होने से क्या हो जाएगा? पेन और फीवर रिलीव हो जाएगा बट इन्फ्लामेशन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डोसेज फॉर्म। तो पैरासीटामोल कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है? टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल की फॉर्म में भी, सिरप के फॉर्म में भी। जो चिल्ड्रंस के लिए हम पैरासीटामोल का सिरप यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉमनली कालपोल बोलते हैं, वो भी अवेलेबल होता है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं इसको? तो पैरासीटामोल को हम ओरली भी दे सकते हैं, रेक्टली भी दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब हमें पैरासीटामोल का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो जो पैरासीटामोल होती है वो हमारी वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 1/4 जो पैरासीटामोल होती है वो प्रोटीन बाउंड हो जाती है प्लाज्मा में। तो लेट सपोज अगर हमने 100 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल दी है ओरली, तो उसमें से 25 मिलीग्राम हमारी प्रोटीन बाउंड हो जाएगी प्लाज्मा में, बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म। पैरासीटामोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, अराउंड 99% थ्रू ग्लूकोरोनिडेशन और सल्फेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। बट अराउंड 1% विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एन एसिटाइल पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन अमीन। तो ये NAPQI में 1% कन्वर्ट हो जाती है, अराउंड 1%। अब ये जो NAPQI होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये हाईली टॉक्सिक क्यों होता है? बिकॉज
इस NaPQI की हाई एफिनिटी होती है हमारे सेल्फ हाइड्रल ग्रुप में, मतलब SH ग्रुप के लिए इसकी हाई एफिनिटी होती है, जिससे ये हमारे सेल्स को, DNA को, प्रोटीन को हार्म पहुंचा सकता है। बट ये नॉर्मली ऐसा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा लिवर है वो ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है। ग्लूटाथायोन NaPQI के साथ बाइंड होके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो NaPQI इज हाईली टॉक्सिक ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी फॉर सेल्फ हाइड्रल ग्रुप, but normally do not produce any harm because our liver produces glutathione and glutathione contain SH group. So whatever NaPQI is generated, it binds to glutathione and get neutralized. So अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो पैरासीटामोल हमारी एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन से। तो जितने भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन से। इसके बाद हम देखने वाले हैं पैरासीटामोल के यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट यूज ऑफ पैरासीटामोल इज इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक। ओवर द काउंटर मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, इन माइग्रेन, हेडेक, मस्कुलोस्केलेटन पेन एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मतलब इन सारी सिचुएशन में पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा यूज होती है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। Second use is it is preferred analgesic and antipyretic in patients with peptic ulcer, bronchial asthma and children। देखिए, पैप्टिक अल्सर्स के पेशेंट में हम पैरासीटामोल क्यों देते हैं और कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्यों नहीं देते? बिकॉज जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है वो क्या करती हैं? रिस्क ऑफ पैप्टिक अल्सर को बढ़ा देती हैं। बिकॉज पैप्टिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पैप्टिक अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनते नहीं हैं, जिससे हमारे पैप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पैरासीटामोल हमारे ब्रेन पे एक्ट कर रही है, ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर रही है। इस वजह से ये प्रीफर्ड एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक होती है पैप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स में। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। इट इज़ फर्स्ट चॉइस ऑफ एनाल्जेसिक फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन होता है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? पैरासीटामोल ही प्रीफर करते हैं। और पैरासीटामोल का सबसे अच्छा यूज़ है कि हम इसे किसी भी एज ग्रुप, प्रेग्नेंट्स में और लैक्टेटिंग वुमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें पैरासीटामोल के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ही रेयर होते हैं। ओकेजनली कुछ पर्सन्स में ये स्किन रैशेज और नोजिया कर देती है। बट अगर हम बात करें एक्यूट ओवरडोज या फिर क्रॉनिक यूज़ की, हिपैटोटॉक्सिक हो सकती है, मतलब लीवर को डैमेज कर सकती है एक्यूट ओवरडोज के केस में और क्रॉनिक यूज़ में, और किडनी को भी डैमेज कर सकती है इन केस ऑफ क्रॉनिक यूज़। सो गाइस, इस वीडियो में हमने पैरासीटामोल का इंट्रोडक्शन देखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है, डोसेज फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। पैरासीटामोल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में बताऊंगा और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये वाली वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो है, मतलब आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पैरासीटामोल के बारे में A to Z पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक लाइफ सेविंग ड्रग फॉर मेडिकोस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस टॉपिक के नोट्स मैं अपने फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टा के आईडी पे अपलोड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।